हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। कल कुछ कारण से वीडियो नहीं बन पाया, तो आज जहां पर हमने परसों छोड़ी थी क्लास, वहीं से आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपको अपनी स्क्रीन दे रहा हूँ। 75 क्वेश्चन इसमें मुझे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन 75 पे हम डिस्कस कर चुके थे। एक बात और बता देता हूँ, हम लोग मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, और 75th क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। आगे मैं अपनी बुक जो मेंस के क्वेश्चन की लिस्ट है फिर आपके सामने रख रहा हूँ। 75 पे हमने डिस्कस कर लिया था, देखिए स्क्रीन पे है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो सवाल आ रहे थे वो रिलेशंस के, ठीक है ना। और 75 कंप्लीट होने के बाद अब फंक्शंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। तो 1.3 फंक्शंस में जो मैंने पिकिंग की है क्वेश्चंस की, उसमें आते हैं 81। सबसे पहला क्वेश्चन जो डिस्कस होना है वो है 81। तो आप एक बार स्क्रीन में क्वेश्चन को देख लें, को पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद हम इसको नोटबुक पर ले जाएंगे। क्या है क्वेश्चन, एक बार रीड कर लें। फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, टू रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर सच दैट जी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 एंड एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 माइनस रूट। आपको एफ नॉट की वैल्यू बतानी है। तो मैंने क्वेश्चन को ले जाता हूं पेज पे। जी एक्स का वैल्यू है रूट एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 81। और इस क्वेश्चन में जी एक्स का वैल्यू है रूट एक्स प्लस 1, कुछ ऐसा जी एक्स दिया है। और एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया, एक बार देख लीजिए। एफ एक्स दिया है आपको, अच्छा एफ एक्स इसमें गिवन नहीं है, एफ नॉट निकालना है। आपको दिया है एफ ओ जी एक्स, मैं यहाँ क्लियर लिख देता हूँ। हमें जो पता है वो है एफ ओ जी एक्स, और इसका वैल्यू हमें कितना दिया वो भी देखिए। इसका वैल्यू हमें दिया है एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। अब एक बार अच्छे से देख लें पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ वापस नोट, ये क्वेश्चंस की बुक आपके सामने है। 2023 में 13 अप्रैल को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा गया था। फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, टू रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर सच दैट जी एक्स इज रूट एक्स प्लस 1 एंड एफ ओ जी एक्स इज एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स, देन एफ नॉट आपको निकाल। अब देखिए जी एक्स दिया है, एफ ओ जी एक्स दिया है, एफ नॉट हमें निकालना है, जबकि दिया है कि एक्स रियल है और ये दोनों रियल वैल्यूड फंक्शंस है। रियल वैल्यूड फंक्शंस का मतलब होता है जिसमें आप पुट करेंगे रियल नंबर और आउटकम भी रियल। रियल वैल्यूड फंक्शन वो होते हैं जिनके रेंज में केवल रियल नंबर होते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन वो होते हैं जिनका आंसर रियल नंबर आता है, मतलब मैपिंग में जो इमेज बनती है वो रियल। और रियल फंक्शंस वो होते हैं जिनके डोमेन में रियल नंबर। तो एक वर्ड है रियल फंक्शंस, एक है रियल वैल्यूड। एक वो है जिसके डोमेन में रियल वैल्यू हो, और एक वो है जो आउटकम के रूप में रियल। तो रियल वैल्यूड फंक्शंस एंड रियल, ये दो अलग अलग वर्ड हैं। यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शन बोला है, मतलब कंफर्म है कि आउटकम रियल, और एक्स बिलोंग्स टू रियल बोल के ये भी बता दिया कि डोमेन भी रियल है ना। तो ये रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड, ठीक है। अब क्या लिखा है एक बार पढ़ लीजिए। फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, टू रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर सच दैट जी एक्स इज रूट एक्स प्लस 1 एंड फॉग एक्स इज एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स, देन आपको एफ नॉट कैलकुलेट करना है। और ये रही मेरी नोटबुक। आइए एक बार इस पे। जी एक्स आपको दिया है रूट एक्स प्लस 1 और एफ ओ जी एक्स है एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स। सबसे पहला अप्रोच लेते हैं। देखिए जी एक्स का वैल्यू रूट एक्स प्लस 1 अगर मैं अप्लाई कर लूं इस फंक्शन में, तो ये क्या बन जाएगा। देखिए सबसे पहले तो एफ ओ जी एक्स को मैं लिख पाऊंगा एफ जी एक्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। मैं इस क्वेश्चन को उस स्टेज तक सोल्व कर दूंगा जहां तक ये सिंप्लीफाई हो, देन आप इसके फाइनल स्टेजेस खुद कर ले। इससे हम ज्यादा क्वेश्चंस तक डिस्कशन कर पाएंगे। मैंने बताया था बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पिछले 25-26 साल की मेंस की सीट है, तो सारे कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितने मैंने पिक किए वो भी। तो एफ ओ जी एक्स बराबर एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स है। मैंने एफ ओ जी एक्स को लिख दिया, एफ के अंदर जी एक्स एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स, इसकी वैल्यू हो गई, क्योंकि एफ ओ जी एक्स का मतलब एफ फंक्शन बाद में, पहले जी एक्स। अब अगर मैं जी एक्स की ये वैल्यू यहाँ पर अप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, देखिएगा गौर से। ये बन जाएगा एफ रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 3 माइनस रूट, कुछ ऐसा बन गया। और अब राइटर हमसे क्या पूछता है, सीधे उस पे आता हूं। हमसे पूछा है एफ नॉट बता, हमें एफ जीरो की वैल्यू बतानी है। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, ऐसा कौन सा वैल्यू है एक्स का जो मैं पुट करूं तो ये जीरो बन जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी रियल एक्स की वैल्यू है ही नहीं जो इस फंक्शन को जीरो कर सकते। तो एफ जीरो का वैल्यू निकालना पॉसिबल कैसे हो सकता है। माने यहाँ पर एक क्वेश्चन चिन्ह बन रहा है इस क्वेश्चन में कि रूट एक्स प्लस 1 जब जीरो हो ही नहीं सकता तो हम एफ जीरो की वैल्यू कैसे। तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ है। जिस तरह का अरेंजमेंट क्वेश्चन में किया गया है, हम रूट एक्स कि कोई भी वैल्यू लगाने पर रूट एक्स प्लस 1 को जीरो बना ही नहीं। तो सीधे मेरा जवाब है कि क्योंकि ये टर्म जीरो बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये टर्म जीरो बन ही नहीं सकता और यही एफ के अंदर इनपुट के रूप में है, तो एफ जीरो की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। सो मैं इसको रॉन्ग क्वेश्चन लिख करके, थोड़ा फ्रेमिंग गलत मान लेते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन लिख करके यहाँ पर छोड़ देता हूँ। बट अगर मान लीजिए थोड़ा सा अरेंजमेंट करके ये समझने की कोशिश करें कि राइटर ने कैसे बना दिया, हालांकि गलत है वो तो कंफर्म हो गया। देखिए ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन सही नहीं है, बिकॉज एफ जीरो
की वैल्यू अपने आप में क्वेश्चन मार्क लग। अब जीरो कैसे, रूट एक्स की जगह कुछ भी रख लीजिए आप, रूट एक्स कैन नॉट बी माइनस, क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव में खुलता है, तो आप इसे कभी भी f0 तो बना ही नहीं पाएंगे, तो f0 को पूछना ही गलत था, तो रॉन्ग क्वेश्चन मानेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम रूट एक्स प्लस वन को y लिख करके एक बार समझने की कोशिश करेंगे, फ्रेमिंग क्या करने की कोशिश की जा रही थी, तो थोड़ा आगे बढ़ के समझते हैं एक बार, हाँ, कोशिश करते कि क्या कहना चाह रहा था राइटर। रूट एक्स प्लस वन को अगर मैं y नाम दे दूं तो मैं रूट एक्स को बोल पाऊंगा y माइनस वन। ऐसा करने पर ये बन जाएगा एफ वाई इक्वल टू एक्स की जगह y माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 माइनस y माइनस वन। एक बार मैं समझा देता हूं मैंने क्या किया। मैंने रूट एक्स प्लस वन को y कंसिडर कर लिया ताकि फंक्शन एफ वाई के फॉर्मेट में चेंज हो जाए। इसे y मान लेने से मुझे रूट एक्स की वैल्यू y माइनस वन पता लग गई, तो मैंने इस टर्म को रूट एक्स का स्क्वायर समझ के y माइनस वन का स्क्वायर लिख दिया और इस टर्म को मैंने y माइनस वन लिख दिया। अब ये पूरा क्वेश्चन एफ वाई में कन्वर्ट, ठीक है ना। और अब एफ वाई में कन्वर्ट होने के बाद जरा इस क्वेश्चन को देखिए आप, अब जो फॉर्मेट एफ वाई के रूप में हमारे सामने आई है, अगर मैं इसको दोबारा एक्स कर दूं तो ये सवाल क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है ना। और अब अगर इसमें इसको थोड़ा ओपन कर लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, देखिए एफ एक्स बराबर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 1। बस एक आध लाइन और आगे देखना चाहते हैं कि कहां तक जा पाता है, यहां तक जा। अब देखिए एफ एक्स का जो वैल्यू आपके सामने है वो ये आ गया, और अब अगर आप इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो इसका आंसर आपको 5 आता दिखेगा। एक बार देखो ऑप्शन में 5 है कि नहीं, यस 5 ऑप्शन में है। इसका मतलब प्लान ये करने की कोशिश की जा रही थी कि इसका आंसर 5 मैच हो, लेकिन गलत फ्रेम हो गया। रीजन क्या रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं रूट एक्स की कोई भी वैल्यू लगाने पर ये कभी 0 नहीं बन पाएगा, तो अब 0 की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस तरीके से कन्वर्जन करके जब हम आंसर निकाल रहे हैं तो अब 0 की वैल्यू 5 आ जा रही है। यही सोच के सवाल बनाया गया था, सवाल का आंसर 5 लाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन फ्रेमिंग गलत होने का मतलब आपको और समझाता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है ना, कई बार जब हम क्वेश्चन को क्विकली फ्रेम करते हैं तो हम रूट वन को 1 और माइनस 1 दोनों समझ, रूट वन को हम 1 और माइनस 1 दोनों समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कुछ इस तरीके का कंडीशन हो गया होगा कि रूट एक्स की वैल्यू को -1 पुट करने की कोशिश कर दी गई हो, क्योंकि जब यहाँ पर हमने कन्वर्जन किया, देखिए रूट एक्स प्लस 1 को मैंने y माना तो रूट एक्स y माइनस 1 बन गया, और अब ये सवाल है y में चेंज हो गया, तो रूट एक्स का वैल्यू हमने यहाँ पर y पुट कर दी। अब रूट एक्स को हमने y बोला है और तब हमने ये वैल्यू निकाली है 5 आज। तो रीजन क्या है, 1 के साथ तो ऐसा पॉसिबल नहीं था भाई। अगर आप इस फंक्शन में यहाँ पर सोचने की कोशिश करें, अगर आप यहाँ पर x की जगह 1 लगाते, अगर x की जगह 1 लगाते तो ये आपको क्या आउटकम देता समझिए। अगर आप x की जगह इस इक्वेशन में 1 लगा देंगे, x बराबर 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f2। ऑर्डिनरीली ये f2 बनेगा क्योंकि 1 का रूट 1 होता है, और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 3 माइनस 1, यानी कुल मिला के आंसर 3 आ जाएगा। इस केस में 3 ऑप्शन में था क्या, 3 ऑप्शन में था ही नहीं। अगर f2 पूछा होता तो 3 आ जाए। अब इन्होंने, मुझे लगता है फ्रेमिंग के रॉन्ग होने पे कारण ये रहा होगा कि रूट 1 की वैल्यू -1 अगर एक बार लगा के देखता हूँ, शायद ये चीज इसकी तरफ इंडिकेशन दे रही है। अगर एक बार रूट एक्स को मैं -1 लगाऊं तो ये f -1 प्लस 1 इक्वल टू एक्स की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस -1, और ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस 1। बिल्कुल सही है मेरा अनुमान कि वो हुआ ये होगा कि जो गलती हुई है वो कुछ इस तरह की है कि रूट 1 के दो वैल्यू 1 और -1 होते, तो -1 अगर आप रूट एक्स की जगह रखते हैं तो ये मैच हो जा रहा है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को रॉन्ग माना जाएगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, इसे रॉन्ग क्वेश्चन में गिना जाएगा, इसे सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसे रख के इसे f0 बनाया जा सके, तो फिर हम ऐसी वैल्यू की कल्पना नहीं कर सकते, हम f0 को डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये जो पैटर्न मैंने बगल में बनाया है, इसको आप ऑथेंटिक ना समझे, ये मैं काट देता हूँ, ये फिजिबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से जो ये आंसर आ रहा है एक्चुअल में ये रूट एक्स की वैल्यू को -1 लेके आने वाला आंसर है। तो ये गलत तरीका होगा अप्रोच सवाल का, क्योंकि डोमेन में ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं जो एक्स को सेटिस्फाई कर सके, इसलिए रॉन्ग क्वेश्चन ही मानना आप इसको। ये क्वेश्चन सही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इस पर डिस्कशन जरूरी था क्योंकि 23 में आया हुआ ये सवाल, बाद में इसके हो सकता है बोनस मार्क्स हुए हैं, है ना। चलिए 82nd क्वेश्चन में आ जाइए, इसको भी एक बार पढ़ लें। 82nd क्वेश्चन आपके सामने है। एफ एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, लेकिन डोमेन में 0 और 1 को लगाना है अलाउड। आप डोमेन में 0 और 1 नहीं लगा पाएंगे, और आपको दिया है एफ एक्स प्लस f1 अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो आपको f2 निकाल, ठीक है ना। एक बार मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, एफ एक्स और f1 अपॉन 1 माइनस, क्वेश्चन नंबर 82 है। एक बार मैं यहाँ पर नोट कर लूँ क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन, एक बार आप भी देख लें।
एफ एक्स प्लस एफ 1/1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या दिया है, देखें एफ एक्स प्लस एफ 1/1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स दिया है, इक्वल टू 1 प्लस एक्स। और फंक्शन के एलिमेंट क्या है, r माइनस 0 1 से लेकर r तक। यहाँ पर लिख देता हूँ, फंक्शन डिफाइन किया गया है रियल नंबर से रियल नंबर तक, लेकिन डोमेन में 0 और 1 को लिखने की इजाजत नहीं। गौर करते रहे, आपका फंक्शन रियल नंबर माइनस 0 1 से रियल नंबर तक डिफाइन है, और डेफिनेशन है एफ एक्स प्लस एफ 1/1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस। आपको f2 कैलकुलेट कर, f2 आपको कैलकुलेट करना, मैं यहाँ सब लिख देता हूँ, f2 हमारा टारगेट। ठीक, अब सुनिए, f2 हमको निकालना है, ठीक है ना। और फंक्शन को जिस फॉर्मेट में दिया है, तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम पूरा fx पता लगाएं पहले कि fx क्या है, या हम डायरेक्ट किसी टेक्निक से ये पता लगाने की कोशिश करें कि f2 है ना। एक तो ये कि फंक्शन को एनालाइज कर डालें कि फंक्शन क्या, या डायरेक्ट f2 निकालने की कोशिश करें। अब जिस लुक में ये दिया है और केवल सिंगल इक्वेशन हमारे पास, तो ये बहुत कम्बरसम लगता है कि हम fx निकाल पाएंगे, fx की वैल्यू x के टर्म में निकाल पाएंगे। तो ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम f2 को ही टारगेट बना के आगे। आप याद रखें, आप 0 और 1 डोमेन में नहीं लगा सकते हैं, 0 1 के अलावा आपका जो लगाने का मन हो आप लगाएं। साफ साफ बोला है राइटर ने कि यू कांट अप्लाई 0 एंड 1। 1 क्यों मना किया आप देख ही पा रहे होंगे, और 0 के लिए भी मना किया, तो डोमेन में 0 भी हम नहीं लगा पाएंगे। सबसे पहले मुझे f2 निकालना है, तो मैं तो 2 लगा रहा हूँ। अगर मैं x की जगह 2 लगाऊं तो ये बन जाएगा f2 एट x इक्वल टू 2 लिख देता हूँ यहाँ पर। देखते हैं 2 लगा करके इसकी फॉर्मेट कोई फॉर्मेट ले रही है क्या। ये बन जाएगा f2 और ये बन जाएगा f माइनस, पहली इक्वेशन आ गई f2 प्लस f माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, 2 लगा के डायरेक्ट मैंने f2 पता लगा लिया। अब मुझे क्या आइडिया लग गया कि मुझे f2 निकालना है, तो मुझे f माइनस 1 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, f माइनस 1 के लिए काम करता हूँ, इस इक्वेशन में x को माइनस 1 लगा लेता हूँ एक बार, क्योंकि 1 और 0 लगाना बस अलाउड नहीं है, बाकी आप कोई भी रियल नंबर लगा सकते हैं। तो दूसरा स्टेप एट x इक्वल टू माइनस 1, ये बन जाएगा f माइनस 1, और अगला बन जाएगा 1/1 माइनस माइनस 1, और इधर आ जाएगा 1 माइनस 1। तो ये हो गया f माइनस 1 प्लस f हाफ इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन मेरी ये बन गई। अब इसमें f माइनस 1 और हाफ के बीच में कनेक्शन है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर मैं पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से कंबाइन कर दूं, तो ये जो मेरा f माइनस 1 है, ये तो बवाल कर। सीधे सीधे आप यही समझ लीजिए कि मैं f माइनस 1 की वैल्यू निगेटिव में f हाफ लगा देता हूं। अगर आप इस इक्वेशन में ये प्लस f हाफ को उस तरफ ले जाएंगे इक्वेशन के, ये माइनस में बदल जाएगा। तो ये f माइनस 1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए इक्वेशन 1 का बदला हुआ रूप, f2 माइनस f हाफ इक्वल टू 3। ये तीसरी इक्वेशन नाम दे देता हूँ इसको। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस इक्वेशन से f माइनस 1 उठा के इस इक्वेशन में रख दिया। ठीक है बच्चों, तो ये f2 और f माइनस हाफ, f2 और हाफ के बीच का रिलेशन आ गया। अब एक बार में इसी इक्वेशन में जो ये इनिशियली गिवन है, इसमें मैं x की जगह हाफ रख के देख लेता हूँ। तो ये बन जाएगा f हाफ, x की जगह हाफ रखा, तो जो ये 1/1 माइनस x है, ये बन जाएगा 1/1 माइनस हाफ, यानी 1/हाफ यानी 2। तो ये बहुत बढ़िया हुआ कि ये f हाफ और f2 आ गया, और इनका सम हो जाएगा 1 प्लस हाफ यानी 3/, ये आपकी चौथ है ना। तो पहले हमने 2 रखा, हमको ये आउटकम मिला, फिर हमने माइनस 1 रखा, ये मिला, इन दोनों को कंबाइन करा के ये इक्वेशन मिली, और अब हाफ रख के ये मिला। हमें f2 निकालना है, बस इक्वेशन को जोड़ने की। आप ऐड करिए इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 2f इक्वल टू 3 प्लस 3/2। बाकी इसके आगे तो आप कर ही लेंगे सॉल्व, f2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और ऑप्शन को चेक कर ले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 82 है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, और ऐसे इसको किया जाएगा। पूरी मेथड पे हमने डिस्कस किया। आगे बढ़िए, 83 84 आप ट्राई करिएगा। 85 में आइए, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में आते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ने का मौका देता हूं, पहले आप एक बार पढ़ लें क्वेश्चन को। ये है सिग्मा समेशन पर बेस्ड क्वेश्चन 2023, बिल्कुल नए नए सवाल हैं, जनवरी की शिफ्ट में आया था। fx एक फंक्शन है, और fx प्लस y बराबर fx इंटू fy है। ये मुझे लिखने दीजिए पहले अपनी नोटबुक में, fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू f। ये e की पावर टाइप फंक्शन लग रहा है, e की पावर x इंटू e की पावर y, e की पावर x प्लस y होता है, बट ठीक है, हम उसको f की लैंग्वेज में ही समझते हैं। fx प्लस y बराबर fx इंटू fy दिया है। फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है, पढ़ते जाइए। लेट fx बी ए फंक्शन, ये क्वेश्चन है, लेट fx बी ए फंक्शन सच दैट fx प्लस y इक्वल टू fx fy फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, f1 इज 3। ये भी नोट करने दीजिए, f1 का वैल्यू 3 काम आएगा। और पूछा क्या है सुनिए, सिग्मा k बराबर 1 to n f k भी दिया हुआ है, भाई सब कुछ तो दे दिया है। सिग्मा k बराबर 1 to n f k दिया है, कितना दिया देख लीजिए, 3279, इसकी वैल्यू 3279 दी है। अब आइए क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 85, एक बार ध्यान से देख लें। लेट fx बी ए फंक्शन सच दैट fx प्लस y इक्वल टू fx इनटू fy और ऑल xy बिलोंग टू नेचुरल नंबर। f1 3 है और सिग्मा k बराबर 1 to n f के 3279 है, देन द वैल्यू ऑफ n इज। इसे सॉल्व करके n की वैल्यू बता, तो आपको बताना है n क्या हो। ठीक है, सारा डाटा इस स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। फंक्शन के सवालों की शुरुआत हमेशा एक सी लगती है मुझे, वो कुछ वैल्यूज पता करो इनिशियल और गेम खेलो। f1 का वैल्यू 3 दिया है, इसको मैं एक टूल की तरह लेता हूँ। पुट x
x बराबर 1 एंड y बराबर रख सकते हैं आप, क्योंकि आपसे बोला है कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये बात ट्रू है, xy बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी आप xy की जगह कुछ भी रखें, आपकी मर्जी है ना। तो अगर मैं xy दोनों की जगह 1 1 रख दूं बेटे, तो ये f1 + 1 f2 बन। अगर आप x की जगह भी 1 रखेंगे और y की जगह भी 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा f2। देखिए अब f2 और ये आ जाएगा f1 × f1 यानी f1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप x की जगह 2 रख दीजिए सेकंड स्टेज में। पहली स्टेज में तो ये रखा आपने, नाउ पुट x = 2 एंड y = पहले तो आपने x बराबर 1 रखा, y बराबर 1 रखा, अब आप रखिए x बराबर 2 और y = 1। जब आप x को 2 और y को 1 रखेंगे तब ये क्या बन जाएगा, देखो तब ये बन जाएगा f2 + 1 3 = f2 × f2 × f1। और अब ये f2 × f1 सॉल्व करके क्या बन जाएगा, देखें f2 पहले से ही 3 स्क्वायर है और ये 3 है तो 3 का क्यूब बन। और ऐसे ही अगर मैं और वैल्यूज निकालता चला जाऊं तो आप समझते हैं कि जिस वैल्यू को मैं निकालूंगा 3 की उतनी ही पावर मुझे आउटकम के रूप में मिल जाएगी। अगर मैं fn निकालूंगा ना तो मुझे 3 की पावर n मिल जाएगा। इस सवाल का नेचर आप जान रहे हैं, जब आप f1 निकाल रहे हैं तो वो 3 आ रहा है, f2 3 का स्क्वायर आ रहा है, f3 3 का क्यूब आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप fn निकालेंगे तो वो 3 टू द पावर। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, 3 की पावर n आगे। अब हमसे कहता है कि ये जो सिग्मा समेशन है 3 to 7 9, एक बार इस पे आते हैं तो सिग्मा के बराबर 1 to n, इस इक्वेशन को क्या लिख पाएंगे, इस पे आइए, ये बन जाएगा f1 + f2 + f3 + fn बराबर 3 to 7 9। और अब इसको मैं सॉल्व कर दूं तो जहां पर आपको सिंप्लीफाई हो जाए आपके लायक मैं छोड़ दूंगा। f1 का वैल्यू 3 है, ये 3 स्क्वायर है भैया, ये 3 क्यूब है, और करते करते 3 की पावर n बराबर 3 to 7 9। अब ये एक जीपी है, जीपी का समेशन आप जानते हैं, जीपी के एन टर्म के सम का फॉर्मूला लिख लीजिए आप। 3 की पावर 1 से इतना क्या आ जाएगा, ए जीपी का समेशन का वैल्यू डायरेक्ट लगा देते हैं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 की पावर n इतना सम करके डायरेक्ट आंसर निकालेगा। अब माना किसी बच्चे को जीपी के सम का फॉर्मूला नहीं पता है, माना नहीं पता है किसी बच्चे को जीपी के सम का फॉर्मूला, तो भी उसके लिए एक तरीका है, वो 1 स्टेप प्रोसीड करने वाली टेक्निक से। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ बच्चों को जीपी के सम का फॉर्मूला पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 10th स्टैंडर्ड क्लियर करके आए हैं और अब बेसिक चीजें सीख रहे हैं। वैसे ये 12th का चैप्टर है तो बच्चा 11th पास करके आगे बढ़ता है तो एपीजीपी तब तक पूरी होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी को एपीजीपी का फॉर्मूला माना ही नहीं याद है, आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे फॉर्मूले कम याद कर रहे हैं, याद नहीं रहता उनको फॉर्मूला, तो 3 से इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म 3 स्क्वायर बन जाएगा, अगला 3 क्यूब बन जाएगा, और ये लास्ट वाला 3 की पावर n + 1, और ये बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 × 3 to 7 3 to 7 9। मैंने क्या किया समझे आप? मैं चाहता हूँ जीपी का फॉर्मूला भी यूज, अगर आपको नहीं याद है तो आप यूज ना करें। अब आपने एक स्टेप बढ़ा के इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया भैया, ये तरीका लगा लेंगे अगर आपको दिक्कत हो है ना। तो क्या होगा, सारे टर्म मिड टर्म कट जाएंगे, सारे मिड टर्म कट जाएंगे और आपके पास बस 2 ही टर्म बचेंगे, एक 3 की पावर 1 बचेगा शुरू में और एक लास्ट में बचेगा 3 की पावर n + 1, और इस तरफ आपके पास बचेगा -3 × 3 to 7 9, और एक 3 to 7 9 कम है ऊपर की इक्वेशन वाला, तो -2 × 3 to 7 9 लिख। ये कब कर रहे हैं आप, जब आपको जीपी का फॉर्मूला सम ना पता। अगर सम पता है फिर तो सवाल यहीं पर खत्म हो गया। जिन लोगों को जीपी का सम पता है वो तो सवाल यहीं पर निपटा देंगे, इस लाइन के बाद एंड हो गया सवाल, क्योंकि सम लगाते ही सवाल खत्म। माना सम का फॉर्मूला नहीं मालूम है, भूल गए, तो आप एक स्टेप 3 से मल्टीप्लाई करके इसी सीरीज को एक स्टेप आगे बढ़ा, तो 3 से मल्टीप्लाई करके ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 2, ये बन जाएगा 3 की पावर 3, ये बन जाएगा 3 की पावर n + 1, और इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बीच के सारे टर्म देखो पेयर बना बना के कट जाएंगे, सब कट जाएंगे, ये बचेगा एक, ये बचेगा, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ भी 3 to 7 9 में से माइनस होगा 3 बार 3 to 7 9, तो बचेगा 2 बार 3 to 7 9। और अब इसको मैं फाइनल स्टेज तक पहुंचा दूं, सबके माइनस काट देता हूँ पहले ऐसे, तो 3 की पावर n + 1 बराबर ये आ जाएगा 2 9 18 1 2 15 और 2 दूनी 4 1 5 2 3 6, इतना प्लस 3 उस तरफ से आ जाए, तो ये गया 6 5 6 1 बराबर 3 की पावर n + 1। अब आप पता लगा लें कि 6 5 6 1 में 3 की कितनी पावर। आप इसको 3 से डिवाइड करते जाएं, इसके सारे फैक्टर निकाल लें और इसको 3 की पावर समथिंग के टर्म में लिखते हैं। जैसे ही आप पावर में लिख देंगे, पावर से पावर कंपेयर करके आप n, ठीक है ना। तो जिन लोगों को जीपी के सम का फॉर्मूला पता है वो इसी लाइन में सवाल को खत्म कर दें, बाकी जिनको नहीं याद है फॉर्मूला वो एक स्टेप आगे बढ़ाने वाले इस मेथड को याद करें। ये वो तरीका है जिससे जीपी के सम प्रूफ किया है। तो फॉर्मूले याद नहीं करना चाहते हो तो मेथड को याद करो, फिर किसी न किसी टेक्निक से आंसर निकालो। अब इसके आगे आप लोग कर लेंगे, इसको मैं मानता हूँ। चलिए तो इसको आप पूरा निपटा लीजिएगा। 85 86 क्वेश्चन को आप पढ़ लें पहले स्क्रीन पे एक बार। ये है 86 क्वेश्चन, ये भी शिफ्ट 2023 जनवरी शिफ्ट का सवाल है। द नंबर ऑफ फंक्शंस f फ्रॉम 1 to 3 4 टू mod a लेस देन, यानी कि डोमेन में तो केवल 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 और कोडोमेन में
ए मॉड 8 से छोटा हो या बराबर हो और ए बिलोंग्स टू इंटीजर। तो पहले एक काम करते हैं, फंक्शन को लेके जाते हैं अपनी नोटबुक में और वहां पर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा उठाया मैंने, देखिए 86 क्वेश्चन उठाया है ना, क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन की बनावट तो अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रहा है क्वेश्चन। एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसके डोमेन में 1 2 3 4 को पिक किया हमने केवल, और कोडोमेन में हमने वो इंटीजर वैल्यू पिक की है जिनका मॉड 8 से छोटा है बोला है। कहा जिनका मॉड 8 से छोटा। ये लाइन बार बार अपने दिमाग में ले जाएं, ए मॉड 8 से छोटा। अब किन किन का मॉड 8 से छोटा होता है, देखिए -8 -5 -4 -3 -2 -1 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लीजिए, खाली टेंशन क्यों देना, पूरा ओपन करके ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये है आपका खेल। अब सवाल को मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया ओपन करके। अब पढ़िए एक बार, द नंबर ऑफ फंक्शंस f फ्रॉम 1 2 3 4 टू कोडोमेन कंटेनिंग ऑल इंटीजर्स फॉलोइंग द रूल ए मॉड इज लेस देन इक्वल टू 8। अब जिन नंबर्स का मॉड 8 से कम या इक्वल हो वो 8 से लेकर -8 की रेंज के सारे इंटीजर होंगे। मैंने सबका नाम लिख दिया। अब हमारा फंक्शन हमको क्लैरिफाइड है कि वो क्या। अच्छा, अब इस डोमेन और इस कोडोमेन के बीच में कनेक्शन कैसे बनाना है, उसके लिए ये नियम कि वो फंक्शन इस नियम को सेटिस्फाई करता है। ये सबसे मेन पंच है, इसको उठा लेते हैं पहले। fn प्लस 1 बाय एन, fn प्लस 1 बाय एन fn प्लस 1, और इसकी वैल्यू किसके बराबर दी है देख लीजिए, इसकी वैल्यू दी है 1 के बराबर। क्या इसकी वैल्यू 1 के इक्वल दी है, मैं लिख देता हूं इसको पहले। इसकी वैल्यू दे रखी है 1 के इक्वल फॉर एवरी n बिलोंग्स टू सेट 1 2 एंड 3 ओनली। इतना ही लिखा होगा, पक्की बात है, क्योंकि अगर आप 4 लगा दोगे n की जगह तो ये n प्लस 1 5 हो जाए, और f5 के आते ही ये सवाल मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि डोमेन में पहले ही निर्धारित कि आप 1 2 3 4 से ज्यादा नहीं। तो अगर आपने fn शब्द का भी इस्तेमाल किया और fn प्लस 1 का भी, तो अब आपको n की जगह 3 से बड़ा नंबर रखने का अधिकार नहीं मिले, क्योंकि 3 रखने पर ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और 4 से ऊपर जाना पर मिनिमम आप 1 रख सकते हैं, मैक्सिमम आप 3। तो 1 2 3, तभी 1 2 3 को अलाउ किया है। अब सुन, द नंबर ऑफ फंक्शंस f 1 2 3 4 टू a mod लेस देन 8 satisfying this condition for every n belongs to 1 2 3 is। अब आपको बताना है ऐसे कितने फंक्शन। बहुत बढ़िया सवाल। द नंबर ऑफ फंक्शंस, ऐसे सवाल कई बार पूछ, ऐसे सवाल 8 10 ऐसे क्वेश्चन मैं देखता रहता हूं जब कराता हूं बच्चों को प्रैक्टिस अपनी ऑफलाइन क्लास में भी। तो इस प्रकार के सवाल बहुत आ चुके हैं, अब ढेर लग चुका है इस प्रकार के सवालों का, जहां पर फंक्शन को एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए बना दिया जाता है, कुछ एलिमेंट दे दिए जाते हैं और आपको लिंकअप करना पड़ता है, आपको पता लगाना पड़ता है कितने ऐसे पॉसिबल केस बन सकते हैं ना। तो वही सवाल उसी कैटेगरी का सवाल है। f एक फंक्शन है जो 1 2 3 4 को a mod लेस देन 8 से कनेक्ट कर रहा है, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, और n का वैल्यू आपको 1 2 3 लगाना अलाउड है बस। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक बार स्क्रीन पे आते हैं ऐसे कितने फंक्शन बन सकते हैं हमारा सवाल है। तो सबसे पहले देखिए, जब आप n की जगह 1 2 3 अप्लाई करेंगे तो क्या क्या कंडीशन मेरे सामने आएंगे, पहले मैं उनको लिखूं, ठीक है ना। जब मैं n की जगह 1 लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा f1 प्लस 1 अपॉन 1 f2 इक्वल टू 1। देन जब मैं n की जगह 2 लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा f2 प्लस 1 बाय 2 f3 इक्वल टू 1। अच्छा 1 ही आएगा राइट में तो हमेशा। और जब मैं 3 लगाऊंगा तो f3 प्लस 1 बाय 3 f4 इक्वल टू 1। यहाँ पर गौर करें, राइट साइड में हर बार 1 आएगा, ये राइट टर्म फिक्स है 1, लेफ्ट बदलता जाएगा। f1 के केस में f1 प्लस 1 अपॉन 1, 2 के केस में 1 अपॉन 2, 3 के केस में 1 अपॉन 3। अब ये 3 इक्वेशन जो है इनको सेटिस्फाई करता हुआ फंक्शन आपको ढूंढना। जो भी फंक्शन डिफाइन करेंगे वो इनको सेटिस्फाई करता हुआ। क्या क्या नियम से बंधे रहना सुन लो। डोमेन 1 2 3 4 से ज्यादा बाहर ना जाए, उसको तो हम खैर फॉलो करेंगे, क्योंकि हम इनकी जगह 1 2 3 से आगे कुछ लगाएंगे नहीं। कोडोमेन आपका -8 से +8 तक के सारे इंटीजर लेके बैठा है, इंक्लूडिंग -8 + 8। आपको इस सीमा में रहना। इंटीजर सारे हैं आपके पास कोडोमेन में, लेकिन -8 से प्लस बस, और आपको ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिखे। ध्यान देना, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आ रही है वो क्या है कि अगर इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ फंक्शन बनाना है और डोमेन और कोडोमेन की भी रिस्पेक्ट बनाए रख, तो सबसे पहले हमें ये विचार करना होगा कि f4 की जो भी वैल्यू हम लगाएं वो 3 की मल्टीपल हो। आप फिर से मेरी बात समझ लें, f3 f2 f1 कोई भी हो, f1 हो f2 हो f3 f4 हो, उनका जो आउटकम है रेंज वो इंटीग्रल आना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कोडोमेन में सारे इंटीजर पड़े हुए, तो ये तो तय है भाइयों कि f3 जो है वो इंटीजर। ध्यान से सुनते रहिएगा, ये तो इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो मेरे बच्चों इसको भी ऐसा नंबर बन के दिखाना पड़ेगा जो 3 से कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर गलती से भी f4 का वैल्यू 5 बन गया तो ये 5/3 हो जाएगा। फिर 5/3 जैसे फ्रैक्शन को जब आप एक इंटीजर से जोड़ोगे तो आपको 1 लाने का सपना आपका, इसका तो तय हो जाता है कि f4 की जो भी वैल्यू आए वो 3 से कटनी चाहिए, 3 से कटने वाली वैल्यू ही आप उठा सकते। ठीक, तो f4 की जगह आप क्या क्या रख सकते हैं, वही नंबर जो 3 टेबल में आते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ f4 के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। f4 की पॉसिबल वैल्यूज की लिस्ट बना रहा हूँ। पॉसिबल हो सकता है -6 -3 0 3
और 6 अभी लिखा है। अभी ये सब आएंगे कि नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इनके अलावा F4 के बारे में आप कुछ सोचने की कोशिश नहीं। आप F4 को -8 लगाने की मत सोचिए। आप 4 का रिलेशन अगर -8 से बना देंगे तो ये नंबर इंटीग्रल नहीं रह जाएगा, फिर आप सपने में भी इन दोनों के सम को कभी 1 नहीं ला। तो F4 होना चाहिए इन पांचों में से कोई, ताकि 3 से कम कट तो जाए, कम से कम इंटीजर आंसर आने की उम्मीद तो खत्म ना हो। ठीक, अब F4 की वैल्यू डिसाइड करने में जरा F3 पे आई। F3 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी F3 को भी हमको ऐसे चुनना पड़ेगा कि वो 2 से डिवाइड होने वाले फॉर्मेट ही। तो हम उसके लिए उम्मीद दिखाते हैं -8 -6 -4 -2 0 2 4 6। ये पॉसिबिलिटी मैं बना रहा हूँ F3 के लिए। F2 के लिए पॉसिबिलिटी बना दी हमने, F3 के लिए पॉसिबिलिटी, और हमको बताना है ऐसे कितने फंक्शन बन सकते हैं। ठीक है, F2 हो गया, F3 हो गया, F4 हो गया, F3 हो गया, माफ कीजिएगा, F4 भी डिसाइड हो गया, F3 भी डिसाइड हो गया। अब रही F2 और F1 की बात, तो वो कुछ भी, आप देख रहे हैं इनके आगे कोई नंबर नहीं लिखे हुए हैं। F2 के आगे लिखा भी है तो 1 लिखा है। इस 1/1 को मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, इसको 1 लिख देता हूँ बस, या नहीं भी लिखूं तो 1 ही हुआ हो, फिर भी लिख देता हूँ। चलिए, तो इसके बाहर तो 1 लिखा हुआ है, तो F2 कुछ भी हो सकता है, F1 कुछ भी हो सकता है, ये इंटीजर में कुछ भी दे दे चलेगा। लेकिन F3 के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि ये 2 से डिवाइड होना चाहिए, और F4 के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब बेसिक प्रीलिम कंडीशन तो हमने डिफाइन कर, अब इन कंडीशन को डिफाइन करने के बाद हमको ये भी सोचना है कि ये तीनों 1 बनाए आउटकम। ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अब ये भी चिंता की बात कि इनकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी कि नहीं। तो सबसे पहले F4 से शुरू करते हैं। F4 से शुरू करते हैं। F4 क्या होगा, देखो F4 का वैल्यू है -6 -3 0 3 6। अगर मैं F4 का वैल्यू -6 लगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं F4 का वैल्यू -6 लगा, है ना, तो इसकी वैल्यू -6 लगाने पर F3 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बचेंगी, अब वो प्लान करते हैं। तो मैं एक बार F4 की वैल्यू से लगाना शुरू करता हूँ। इफ F4 इज -6, तो ये वाला टर्म बन जाएगा आपका। ये टर्म क्या बन जाएगा, सोचिए, -6 लगाने पर ये -2 और 1 से जुड़ के, तो F3 का स्टैटिक वैल्यू 3 आ जाए। लेकिन आप देख पा रहे हैं F3 के अंदर 3 है ही नहीं, तो मैं रिजेक्शन लगा रहा हूँ। अब रिजेक्शन रूल लगा रहा हूँ कि F4 -6 मैंने लिख तो दिया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर मैं F4 को -6 लगाता हूँ तो ये -2 आ जाएगा। ये -2 उस तरफ जाके 1 से जुड़ेगा 3, और F3 को 3 बनना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इफ F4 इज -6 देन F3 इक्वल टू 3, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि F3 ने पहले ही बता दिया है कि मैं इवन नंबर ही बनूंगा, मुझे 2 को कैंसिल कर। ठीक हो गया, ये एक केस बन गया कि F4 अब -6 तो नहीं हो सकता, मैं इसको काटते जा। अच्छा, अगर मैं F4 को -3 लगाता हूं बच्चों, अगर मैं F4 से कहता हूं तू -3 बन जा, तो भी केस को सुनिए। अगर F4 -3 बन गया तो ये -3 3 से कट के -1 1 से जुड़ के 2 बन जाएगा। तो F3 को 2 बनना पड़ेगा। F3 ने स्वीकार कर लिया, उसने कहा 2 बनना तो मेरे लिए पॉसिबल। तो इसका मतलब F4 -3 देन F3 विल बिकम 2, ये एक पॉसिबल केस सामने आ रहा है। ऐसा हो सकता है। अब आइए जरा सा, अगर मैं F4 को 0 रख दूं, तो अगर मैं F4 को 0 रख देता हूं, देन F3 को क्या बनने की मजबूरी हो जाएगी, पहले लिख लेते हैं सारे। अगर F4 को मैं लगाऊंगा 0 तो F3 1 बन जाएगा। लिख लीजिए, पॉसिबल है कौन नहीं, कौन है पॉसिबल कौन नहीं, वो बात की बात, पहले सारे केस लिख हमने। और अगर F4 6 हो जाए, अगर F4 3 हो जाए तो क्या होगा, और 6 हो जाए क्या होगा, फटाफट सोच लीजिए। अगर F4 को मैं 3 लगा दूं तो 3/3 1 में से बन गया 0, F3 को 0 बनना चाहिए। और अगर F4 को मैं 6 लगा देता हूं तो 6/3 2 1 से गया -1 बनना चाहिए। ये लीजिए, आपके सामने सारी सिचुएशन मैंने रखी है ना। अब आप तय कर लीजिए कौन रिजेक्टेड कौन सेलेक्टेड। तो F3 का 3 बनना पॉसिबल नहीं था, मैंने काट दिया। F3 2 बन सकता है, F3 1 नहीं बन सकता। इसके आगे लिख देता हूं, इसमें भी लिख देता हूं which is not possible, ये भी नहीं हो सकता भैया। और F3 अगर 0 बनता है, ये इसको बधाई है, और ये which is not, ये बार बार कहूंगा मैं, F3 के लिए पहले ही एक रेस्ट्रिक्शन आ चुका है कि वो इवन होना चाहिए। F3 अगर इवन होना चाहिए तो केवल 2 ही पे केस ऐसे बने हैं जो मिले हमको। F4 अगर -3 होगा तो F3 2 होना चाहिए, F4 अगर 3 होगा तो F3 0। अब सुनिए ध्यान, F4 के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, और F3 के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी, लेकिन बंधी हुई। यानी कि मैं कहना चाहता हूं, जब आप F4 को -3 लगाएंगे तो F3 को 2 ही बनना पड़ेगा। और मेरे बच्चों, अगर F3 2 बन गया, अगर F3 2 बन गया तो 2 से 2 डिवाइड करके आया, 1 से 1 कट गया, और F2 0 बन। यानी क्या फिक्स हो गया कि अगर आप F4 को, इफ F4, मैं यहाँ पर लास्ट आंसर लिख रहा हूँ इसलिए वैसे पेन से लिख देता हूँ ब्लैक से, अगर F4 होगा -3 तो F3 की मजबूरी उसे बनना पड़ेगा 2, और F2 की मजबूरी उसे बनना पड़ेगा 0। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, जैसे ही आप F3 को 2 लगाएंगे, 2 से 2 1, 1 से 1 कटा, F2 0 बना। और अगर F2 0 बना तो F1 को 1 बन, वो भी लिख देता हूँ, F2 0 और F1 को बनना पड़ जाएगा। ये एक और दूसरा पॉसिबल आंसर भी यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। देखिए, एक उठाया मैंने, दूसरा भी उठा लेता हूँ कि अगर F4 बनेगा 3 तो F3 बनेगा 0। इसको भी लिखने दीजिए मुझे। अगर F4 बनेगा 3 तो F3 बनेगा 0, और F3 अगर 0 और F4 3 बनेगा तो F2 क्या बनेगा देख लेते हैं। F3 अगर 0 बनता है तो F3 के 0 बनने पर F2 1 बन जाएगा, और F2 के 1 बनने पर F1 F2 1 और F1। तो बच्चों
बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केसेस थे, ये दो पॉसिबल केस। बाकी अब एक बात सोचिए, F4 और कुछ हो ही नहीं सकता, F3 भी कुछ और नहीं हो सकता, F2 भी कुछ नहीं हो सकता, F1 भी। तो यानी कि ये दो केस ही प्रैक्टिकल केस है जो हो सकते हैं। वैसे F4 के पास 4 संभावनाएं थी, लेकिन उन 4 संभावना में रिजेक्ट कितनी हुई देखिए, पहला रिजेक्ट हुआ, तीसरा रिजेक्ट हुआ, पांचवा केवल 2 ही संभावनाएं रही, और उस वजह से F3 को भी बंधन में रहना पड़ा। वो या तो 2 बन पाया या 0 बन पाया। तो F3 के लिए भी ये सब बनना पॉसिबल नहीं हो गया। -6 -8, बस वो क्या क्या बना नोट कर ले, 2 और 0, ये सारे केस हट गए। और F1 और F2 की वैल्यू एक बार 0 1 बनी, एक बार। तो इस तरीके से अब आप अगर ये सारी वैल्यू लगाते हैं, तो चाहे आप पहला केस उठाएं या दूसरा, ये दोनों केस इन तीनों नियमों को सेटिस्फाई, तो केवल 2 फंक्शन। तो इस तरीके के सवाल फंक्शन के अरेंजमेंट पर बेस्ड होते हैं। आपको सोचना पड़ता है कि क्या क्या सिचुएशंस इसमें प्रैक्टिकल हो पाएंगे, ठीक है ना। तो ये 86 क्वेश्चन, इसका आंसर ए आना चाहिए। 2 इसका आंसर, इसको मैंने लास्ट तक ही कर दिया क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल था, सारे केसेस चेक कर, ठीक है। तो ये 86 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम, आगे बढ़ते हैं। 91 हमारा अगला क्वेश्चन है, इस पे आइए एक बार पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को, फिर नोटबुक पे ले जाते हैं। 2023 का ही सवाल है, भी जनवरी से। कंसीडर अ फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, माने लगाएंगे नेचुरल नंबर, आउटकम के रूप में आपको रियल नंबर चाहिए, और रूल जिसको सेटिस्फाई करना है फंक्शन ने वो ये है, f1 + 2f2 + 3f3 + xfx = xx + 1fx। x का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा ही लगाया जाए, कम न लगाया जाए, ये रूल दिया है। F1 को 1 बताया है और आपको ये वैल्यू कैलकुलेट कर सवाल ले जाना होगा उस पन्ने में। मैं इसको पहले वहां नोट कर लेता हूं, अपनी नोटबुक पे ले जाता हूं। ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 91 है क्या, 91 क्वेश्चन नंबर 91। फंक्शन डिफाइन इन नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, माने इनपुट नेचुरल होगा, आउटपुट रियल, ठीक है ना। अब कंडीशन देखिए, कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम n to r satisfying the condition f1 x fx, f1 + 2f2 + 3f3 + dash 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 plus x fx = x x + 1 f x + 1। कुछ ऐसा फॉर्मेट है, देख लें एक बार। f1 + 2f2 + 3f3 + x fx = x x + 1 fx, माफ कीजिए, ये fx + 1 लिख दिया मैंने, ये गलत है। fx वही उतारेंगे जो लिखा हुआ, अपने मन से नहीं बढ़ाएंगे ना। तो f1 + 2f2 + 3f3 + x fx = x x + 1 fx। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल है 2 से, ये एडिशनल कंडीशन, ठीक है ना। चलिए ये एडिशनल कंडीशन भी यहाँ पर मैंने लिख दी है। अब क्वेश्चन पढ़िए, कंसीडर अ फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। f1 की वैल्यू 1 है और आपको ये वैल्यू निकालनी है f 2022 और f 2028 से, ठीक है ना। सवाल एक बार समझ लें, एक कंडीशन दी जाती है, फंक्शन को इसको सेटिस्फाई करना कंपलसरी है। इनपुट में नेचुरल नंबर रखने का आपको अधिकार है, आउटपुट में रियल आ जाए तो चलेगा। आपको f1 की वैल्यू 1 दी है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर f1 की वैल्यू 1 भी, f1 की वैल्यू आपको 1 दी है और ये वैल्यू आपको इतनी दी है वेरिएबल। आपको बताना है 1/f 2022 + 1/f 2028 का वैल्यू, ठीक है। मतलब फंक्शन जब तक पता नहीं लगेगा तब तक f 2022 और f 2028 तक कैसे पहुंचेंगे, तो पहले फंक्शन पता लगे, फंक्शन को समझना पड़ेगा पहले। तो इस कंडीशन से ही सवाल शुरू होगा, आप समझ सकते हैं। f1 + 2f2 + 3f3 + x fx = x x + 1 f। x का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा ही लगाना है, आप 2 से कम है, मतलब मिनिमम आपको 2 टर्म लेना, और आपको f1 का वैल्यू 1। कैसे इनिशिएट करते हैं ऐसे सवालों को, पहले वो समझ। देखिए जो कंडीशन दी है, अगर इस कंडीशन को मैं मैथमेटिकल इंडक्शन कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ाऊं तो इससे मुझे कुछ आउटकम मिलेगा, पहले मैं उसको देख। मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात समझिएगा। ये जो इक्वेशन आपको दी है, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। इस इक्वेशन में आप x को x + 1 से रिप्लेस, मतलब इन इक्वेशन 1 रिप्लेस x by x + 1। तो अगर आप x को x + 1 से रिप्लेस करेंगे तो ऑन पुटिंग x + 1 इन प्लेस ऑफ x, तो ये हमको मिल जाएगा f1 + 2f2 + 3f3 + x fx, तो रहेगा ही रहेगा, एक टर्म और आ जाएगा x + 1 f। आप सीरीज में जानते हैं, सीरीज में टर्म बढ़ा घटा कर, जब आप कहते हैं कि एक टर्म और बढ़ा देंगे सीरीज में, तो ऐसे। तो ये बात समझने की है कि अगर ये नियम x fx तक ट्रू है और आपने लिखा है 2 से बड़े किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, तो मैं x को x + 1 से रिप्लेस करके जानना चाहता हूं कि x से आगे इस सीरीज का क्या वैल्यू। तो अगर मैं लेफ्ट में x को x + 1 fx + 1 से रिप्लेस करूंगा तो राइट में भी मुझे ये करना होगा, और राइट में जो ये टर्म लिखा हुआ है इसे मैं अब क्या लिखूंगा, गौर करेंगे आप लोग। x की जगह x + 1, x + 1 की जगह x + 2 और fx+, यानी ये बन जाएगा इनटू fx+, कुछ ऐसा। मैंने क्या किया एक बार समझ लीजिए। जो इक्वेशन आपने x तक लिखी थी यानी n तक लिखी थी, मान लो आमतौर पर इस सवाल में n लिखा रहता तो ज्यादा कंफर्टेबल होता है, यहाँ n की जगह x एक इंटीजर है, ये भी हमको पता है, वो नेचुरल नंबर दिया हुआ है राइटर ने, और आपको 2 से छोटी वैल्यू नहीं लगानी, 1 के अलावा आप सब कुछ लगा दें नेचुरल। तो f1 + 2f2 + 3f3 + x fx = x x + 1 fx। अब यहाँ पर गौर करिएगा, जो फंक्शन है वो तो नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन है पूरा, लेकिन इस एक्सप्रेशन में आप x की जगह 2 से बड़ा ही नंबर लगाएं, 1 नहीं लगाएं,
क्योंकि 1 लगा के कंट्रोवर्सी हो रही होगी ना। आइए 1 लगा के दिखाता हूँ आप। अगर आप x की जगह 1 लगा देते तो ये लास्ट टर्म 1 f1 बन जाता। लास्ट टर्म इंडिकेट कराता है कि कितने टर्म लेने, तो इसका f1 बन जाना ये साबित करता है कि लेफ्ट में तो आपको केवल f1 उठाना। लेकिन मेरे बच्चों अगर आप इसमें 1 लगा देते तो 1 इंटू 2 ये 2f1 बन जाता। तो 1f1 लेफ्ट में, राइट में 2f1, तो मीनिंगलेस हो गया ना, इसलिए 1 पर ये सेटिस्फाई नहीं हो। हाँ 2 पर आप करके देखिए 2 पर हो जाए। जब आप इसकी जगह x की जगह 2 लगाएंगे तो 2 पे क्या सिचुएशन बनेगी वो भी सुनिए। x की जगह 2 लगाते ही 2f2 आए, इसका अर्थ ये होता है कि आपको 2 टर्म ले, एक f1 लेना है, एक 2f, और राइट में आप जब 2 लगाएंगे तो ये आएगा 2 3 6f। अब एक इक्वेशन बनी ना, लेकिन पहले जो इक्वेशन बनी थी वो तो कंट्रोवर्शियल थी, f1 बराबर 2f, जबकि f1 का वैल्यू 1 दे रखा है, 1 बराबर 2 कैसे हो सकता। इसलिए जो कंडीशन रॉन्ग होती है उसको राइटर पहले ही रिजेक्ट। फंक्शन के इनपुट में तो सारे नेचुरल नंबर अलाउड है, आप इनकी जगह 1 भी लगा सकते, लेकिन इस फॉर्मूले को वैलिडेट कराने में x बराबर 1 लगाना परमिसिबल। ठीक है, तो आपको x को 2 या 2 से बढ़ा ला, f1 बन दिया है। अब मैंने x को x+1 जैसे ही पुट किया तो ये लास्ट टर्म बढ़ करके x fx की जगह x+1 fx+1 बन गया, और राइट वाला टर्म भी x की जगह x+1 आ गया। इस x की जगह x+1 आने का मतलब है ये टोटल x+2 हो जाएगा, और ये fx+1। ठीक है, अब ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई पहले के बाद। अब मैं जो कर रहा हूँ उसको समझिए, सेकंड इक्वेशन है। नाउ सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, ध्यान देते रहिए। जैसे ही मैं सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस करूंगा तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये टर्म कटना शुरू हो जाएंगे। देखिए ये टर्म कट, ये सारे टर्म कटना, यहाँ तक पूरे कट जाएंगे, बस यही टर्म। तो जैसे ही दूसरी इक्वेशन से पहली माइनस होगी सब कट जाएंगे, ये पूरे टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, और इनके पैरेलल जो टर्म कैंसिल होंगे वो होंगे इस सीरीज के इतने टर्म, बस ये लास्ट वाला है ना। तो माइनस करते ही लेफ्ट में तो बचेगा x+1 fx+1, और राइट में क्या बन जाएगा सुनिए, राइट में बनेगा x+1 x+2 fx+1, ये वाला टर्म, माइनस xx+1 fx। ये मैं अभी समझाता हूँ कि मैंने क्या लिखा है, xx+1 मैंने क्या माइनस किया देख लीजिए। जब आप माइनस कर रहे थे तो ये जो सारे टर्म हैं ये कैंसिल हो गए इन सारे टर्म से, यहाँ थोड़ा मैंने आगे तक बढ़ा दिया, इतने तक कैंसिल हुए यहाँ इतने को, और लेफ्ट में केवल ये टर्म रिमेनिंग है, बस ये टर्म बच गया लेफ्ट। और राइट में क्या लिखा मैंने, इसमें से इसको, ठीक है, तो राइट वाले में ये, क्योंकि दूसरी इक्वेशन से पहले को माइनस करोगे तो ये पूरे टर्म से ये वाला टर्म माइनस, ठीक है, तो राइट में तो ये डिफरेंस आया, लेफ्ट में इसके अलावा कोई नहीं बचा। अब मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई, जिसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, जहां तक कंफर्टेबल हो जाए आप लोगों के लिए वहां तक ले जाऊंगा मैं इसको। ये वाले टर्म को लेफ्ट में भेज देता हूँ, ये बन जाएगा x+1 fx, ठीक है, और इन दोनों टर्म को भी लेफ्ट में ही सबको या राइट में भेज देता हूँ। चलो तो x+1 x+2 fx+1, ये तो राइट में ही है, ये वाला टर्म इस तरफ आके बन जाएगा माइनस x+1। मैंने fx+1 के टर्म एक तरफ ले लिए हैं, fx के टर्म एक तरफ ना, तो क्या बन जाएगा गौर करते रहिए, ये बन जाएगा x+1 fx इक्वल टू x+1, और fx+1 कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर बचा x+2 माइनस। अब x+2 माइनस 1 भी x+1 होता है, ये भी x+1 है, तो x+1 का स्क्वायर fx, और यहाँ आ गया x+1 f, ये ठीक। और अब बहुत क्लियरली अगर मैं सारे टर्म एक तरफ ले लूं तो x+1 fx माइनस x+1 का स्क्वायर fx+1 इक्वल टू g, ठीक। तो इन दोनों से आप x+1 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x fx माइनस x+1 fx प्लस इक्वल टू g। अब देखिए x तो वेरिएबल है, इसलिए इसको तो जीरो होने को नहीं बोल सकते, क्योंकि x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर के टर्म को जीरो बोल सकते हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर के टर्म को जीरो बोलूं तो ये बन गया बेटे x fx बराबर x+1 fx प्लस। और ऐसा लुक देख करके क्या याद आता है, ऐसा लुक देख के याद आता है कि दो फंक्शन x और y और उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। देखिए x जब fx से मल्टीप्लाई हुआ तो उतना ही आया जितना x+1 जब fx+1 से। और जब आप इस तरीके का कोई केस देखते हैं जहां पर a1 b1 बराबर a2 b2 बराबर a3 b3 दिखता है, तो इसका अर्थ होता है कि a एंड b का प्रोडक्ट कांस्टेंट इंप्लाइज दैट x fx इज अ कांस्टेंट, है ना, यानी x fx एक कांस्टेंट, x fx एक कांस्टेंट है, तभी तो x की जगह जब x लगा रहे हो तो भी x fx आ रहा है, और जब आपने x की जगह x+1 कर दिया और fx की जगह fx+1 तो भी मल्टीप्लाई करके पुराने के इक्वल आ रहा है। तो इन दोनों का इक्वल आना ये बताता है कि x और fx का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है, x fx मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट, ठीक है। अब x fx अगर एक कांस्टेंट है तो पहले हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो k निकालने के लिए काम करते हैं, इस इक्वेशन में x को 1 लगाना तो परमिसिबल नहीं था, क्योंकि जिन इक्वेशन से इसको निकाला है उसमें 1 लगाने पर मनाही थी, 1 नहीं लगाना है। तो एक काम करते हैं, जो कंडीशन दी थी उसके पास ही चलते हैं। कंडीशन क्या दी थी, कंडीशन थी, इस पे आइए वापस लौट के, ये जो कंडीशन थी, इस कंडीशन में एक बार x को 2 लगा, तो जब हम x को 2 लगाएंगे तो ये क्या बनेगा 2f, यानी हमको दो टर्म लेने पड़ेंगे f1 और 2f2। तो लेफ्ट में तो आएगा f1 और 2f2, देखते जाइएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑन पुटिंग x इक्वल टू 2, लेफ्ट में दो टर्म उठेंगे f1 और 2f। एक बार और लास्ट आपको बता देता हूँ कि जब कभी आप किसी सीरीज से टर्म उठाते हैं तो उसके लास्ट टर्म से पूछा करिए कि कितने टर्म। यहाँ पर x को 2
लगाते ये 2f2 आया, इसका मतलब 2f2 तक जितने हैं सारे, तो लेफ्ट से मैंने 2 और राइट में भी x की जगह 2 लगा दो तो ये जगह 2, ये 3 बन जाएगा, 2 3 जा 6 f2 आ, तो यहाँ पर आ गया 6f, है ना। अब ये हो गया f1 बराबर 4f, और f1 का वैल्यू क्योंकि 1 दिया है तो f2 का वैल्यू 1/4 आ गया। और अब वापस लौट के मेरी इस थर्ड इक्वेशन पे ही आ जाइए। इसमें 1 लगाना तो अलाउड नहीं है, लेकिन 2 लगा सकता हूँ, तो इसमें 2 लगा दीजिए इस इक्वेशन थर्ड में, ऑन पुटिंग x बराबर 2 इन इक्वेशन 3 एज वेल। अब इसमें भी लगा दीजिए एक बार, तो इसमें बन जाएगा 2f2 इक्वल टू k, और f2 अभी मैं निकाल के लाया 1/4, तो 2 इंटू 1/4 बराबर k, यानी k का वैल्यू मुझे हाफ से 1/4 करके हाफ आ जाएगा, हाफ आ गया k का वैल्यू, बस यही मुझे पता करना था। अब अगर k का वैल्यू हाफ आ गया है तो ये इक्वेशन मुझे आगे बढ़ाने गया। अब इसमें मैं k की जगह हाफ लगा देता हूं, तो क्लियरली अब मुझे पता लग गया कि इस सवाल में x और fx का जो प्रोडक्ट है वो हाफ। अब मेरे सामने सवाल लाइए, क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। हमको रेसिप्रोकल निकालना था F 2022 और F 2028 का, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं अपनी मर्जी से वैसे जमा लूं जैसा मुझे चाहिए। ये बन जाएगा 2x बराबर 1/2 को मैंने ऊपर भेज दिया है, यहाँ पर 2 को मैंने भेज दिया ऊपर, और fx को नीचे ले आया मैं, ऐसा बन गया। और अब इसमें x की जगह आप 2022 एक बार 2028 लगाए तो ये जाएगा 2 इंटू 2022 इक्वल टू 1/f 2022, और जब 2028 लगाएंगे तो 2 इंटू 2028 इक्वल टू 1/f 202। अब इन दोनों को ऐड करके जो आपको निकालना निकालिए, ऐड करना था या मल्टीप्लाई देख रही, आपको ऐड करना था, तो इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आना होगा इससे आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू भी मैं आपको दे चुका हूँ ये, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। फंक्शन के सवाल ऐसे ही होते हैं, एक अलग ही थीम से स्टार्ट करने पड़ते हैं, इनका कोई सेट पैटर्न नहीं होता, फंक्शन का नेचर जान करके उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली आगे बढ़, ठीक है। चलिए, तो 91 तक ये सीट कंप्लीट हो गई है। अब अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। 91 तक मेंस की सीट पूरी हो गई है। रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर चल रहा है, हमारी पूरी 32 चैप्टर की सीरीज का चौथा चैप्टर, 12th का पहला और 11th के 3 इससे पहले निपट, ठीक। तो चलिए, अभी 1-2 दिन और लगेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस और हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके सवाल बड़े क्रिटिकल और यूजफुल होते हैं, इसीलिए मैंने अच्छे ढूंढ के जो हैं उनको रखा है, तो वो मैं पूरे कराऊंगा। बाकी सीट आपको भेजूंगा, तो आप सभी ट्राई, ठीक है ना। चलिए, आज का सेशन यही एंड करेंगे, बाय।